मोचीराम गुड़ का जीवन चरित भाग 5 पत्नी के नाम जमींदारी और कलयुगी भक्ति। देखिए, मोचीराम बाबू की कमाई की अब कोई सीमा नहीं रही। हाथों में आधा पैसा जमा हो गया। भजगोविंद ने एक दिन कहा, पैसा ऐसे ही पड़ा रह देने का कोई फायदा नहीं, ताल्लुक मुल्क जमींदारियां खरीदी है। मोचीराम भी राजी हो गया, लेकिन एक अड़चन सामने आई। जिस जिले में कोई नौकरी करता है उस जिले में अपने नाम पर जमींदारी या संपत्ति खरीदना मना था। भजगोविंद ने तरकीब सुझाई, बिनामी दूसरे के नाम पर खरीद लीजिए। अब सवाल यह था कि किसके नाम पर खरीदी जाए। भजगोविंद की बड़ी इच्छा थी कि उसकी अपने नाम पर खरीदी जाए, लेकिन यह बात मुंह खोलकर कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इधर मोचीराम ने न जाने किससे सुन रखा था कि दुनिया में पत्नी से बढ़कर अपना और कोई नहीं होता। उस बात पर उन्हें कितना विश्वास हुआ ये तो वही जाने, लेकिन मन ही मन उन्होंने तय कर लिया कि पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदना ही सबसे अच्छा बिनामी होगा। ये तो जैसे कलयुग की देवत्र यानी देवता के नाम अर्पित संपत्ति है। पहले लोग भगवान के नाम पर संपत्ति करते थे, अब लोग ठकुराइन के नाम पर करते हैं। दोनों स्थितियों में असली मालिक तो वही करता होता है, यानी वो परम भक्त सेवायत। इस तरह राधाकांत जी की जगह राघामणि देवी और श्याम सुंदर के बदले श्याम सुंदरी देवी जब मालिक बनती हैं तो संपत्ति के हस्तांतरण में सुविधा होती है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन नेपो यानी किसी तीसरे को दही खाने का एक बड़ा मौका जरूर मिल जाता है। पत्नी के नाम पर संपत्ति करने का संकल्प तो हो गया, लेकिन मोचीराम के जीवन में एक बड़ी अड़चन थी। उनकी तो कोई पत्नी ही नहीं थी, अब तक उनका विवाह ही नहीं हो पाया था। भजगोविंद के साथ इस पर लंबी चर्चा और विचार विमर्श हुआ और अंत में यह तय पाया गया कि इस स्थिति में विवाह के अलावा और कोई विकल्प नहीं चलेगा। अतएव मोचीराम शर्मा ने दारग्रहण यानी विवाह करने का पक्का इरादा कर लिया। जब इस बात की खोज चल रही थी कि मोचीराम किस कुल को पवित्र करेंगे, तभी भजगोविंद ने बताया कि उसकी अपनी एक अविवाहित बहन है। भजगोविंद के पितृकुल को उज्जवल करने में भला क्या बुराई है। अतः मोचीराम ने एक दिन शाम को शुभ मुहूर्त में सिर पर टोपर पहनकर, हाथ में धागा बांधकर और रेशमी वस्त्र यानी पट्टवस्त्र धारण करके भजगोविंद की सगी बहन भद्रकाली को सौभाग्यवती बना दिया। उसके बाद से भद्रकाली के नाम पर ढेरों जमींदारियां और पत्नियां छल बल और कल कौशल से खरीदी जाने लगीं। भद्रकाली रातों रात जिले की एक मुख्य भूस्वामिनी यानी जमींदारिन बनकर खड़ी हो गईं। विवाह के समय भद्रकाली की उम्र 12 वर्ष थी। मोचीराम की किस्मत ऐसी थी कि विवाह के 2 साल बाद ही भद्रकाली पूरे 14 वर्ष की हो गई। 14 साल की होते ही भद्रकाली ने अपने भाई भजगोविंद की नौकरी के लिए मोचीराम पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मोचीराम ने भी काफी भाग दौड़ और कोशिश करके भजगोविंद को एक मोहरी क्लर्क की नौकरी दिलवा दी, लेकिन इसमें मोचीराम बाबू एक नई मुसीबत में पड़ गए। अब भजगोविंद की अपनी नौकरी थी तो वो मन लगाकर अपना काम करने लगा। अब उसके पास मोचीराम का काम कर देने के लिए समय नहीं बचता था। भजगोविंद काबिल आदमी था, इसलिए वो जल्द ही होम साहब का चहेता बन गया। इधर भजगोविंद का साथ छूटते ही मोचीराम के काम में ढेरों गलतियां होने लगी, लेकिन होम साहब उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते थे। वही जमीन तक झुककर किया गया सलाम और माय लॉर्ड की रट के जादू ने साहब को पूरी तरह अंधा कर रखा था। मोचीराम के प्रति उनकी दया वैसी ही बनी रही। दुर्भाग्यवश समय के साथ होम साहब का तबादला हो गया और उनकी जगह रीड साहब आए। रीड साहब बहुत ही मंझे हुए और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत ही कम दिनों में ये जान लिया कि मोचीराम एक वृक्षभ्रष्ट बंदर है, यानी पूरी तरह से निकम्मा, लेकिन भयानक दर्जे का रिश्वतखोर। उन्होंने मोचीराम को दफ्तर से बाहर निकालने की योजना बनाई, लेकिन रीड साहब जितने बुद्धिमान थे उतने ही दयालु और न्यायप्रिय भी थे। उस जमाने की हेलीबरी के सिविलियन साहब बंगालियों को पुत्र की तरह स्नेह करते थे। रीड साहब बेवजह किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मोचीराम को 2-1 बार इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन मोचीराम ने जब भी आंखों में आंसू जाकर कहा, गरीब खाना बिगर मारा जाएगा, यानी हुजूर गरीब बिना खाए मर जाएगा, तब साहब दयावश रुक गए। उसके बाद रीड साहब ने उन्हें पेशकारी के बराबर वेतन पर ही आबकारी का दारोगा बनाना चाहा, मफस्सिल की नौकरी देनी चाहिए, लेकिन मोचीरामा ने फिर से रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, देहात में गए तो वे मर जाएंगे, वे तो बस हुजूर के चरणों के पास ही रहना चाहते हैं। दयालु रीड साहब फिर से शांत हो गए, लेकिन मोचीराम को लेकर अब और काम चलाना नामुमकिन था। मजबूरन रीड साहब ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने मोचीराम को डिप्टी कलेक्टर बनाने के लिए सरकार को रिपोर्ट भेज दी।
उस समय होम साहब, जो कि पुराने कलेक्टर थे, बंगाल ऑफिस के सेक्रेटरी थे। रिपोर्ट पहुंचते ही मुचीराम डिप्टी बहादुर के पद पर नियुक्त हो गए। रीड साहब ने इसमें एक समझदार व्यक्ति की तरह ही काम किया था। वे जानते थे कि बड़ा से बड़ा रिश्वतखोर भी जब डिप्टी बन जाता है तो वो रिश्वत खाना छोड़ देता है। डिप्टीगिरी तो सरकारी अमलों के लिए एक प्रकार का वैधव्य है। जैसे विधवा के लिए मछली खाना मना है, वैसे ही डिप्टियों के लिए ऊपर की कमाई खाना मना है। और मोचीराम जो मूर्ख हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीड साहब अच्छी तरह जानते थे कि डिप्टीगिरी के काम में वैसे भी बहुत ज्यादा विद्या बुद्धि की कोई जरूरत नहीं पड़ती। दफ्तर में खबर पहुंची कि मोचीराम का उच्च पद हुआ है। वहां एक बूढ़ा मोहरी था, उसे साधु भाषा ज्यादा समझ नहीं आती थी। उच्च पद सुनकर वो हैरान होकर बोल उठा, क्या टांग ऊंची कर दी? क्या मर गई? क्या ले जाकर भागड़ में डालाओ। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।